Hello, students of class 9th. We are studying Europe and the Russian Revolution, socialism in Europe and Russian Revolution. So, we are on the topic a turbulent time. The topic we are reading today is a turbulent time. So, the revolution of 1905 is known as a turbulent time. Turbulent is a significance of storm. जैसे जब भूकंप आता है तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है. सो टर्बुलेंट रिफर्स हियर टू दैट टाइम जहाँ पे सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका था. तो वो टाइम क्या है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे. रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब राजा अपनी मनमानी करने लगे तो वो अपनी ऑटोक्रेसी चलाने लगता है. सो दैट इज़ ऑटोक्रेसी. तो रशिया में ऑटोक्रेसी थी. कौन रूल कर रहा था वहाँ पे? ज़ार. अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, मतलब जैसा कि दूसरों यूरोपियन रूलर्स में होता था बिल्कुल उससे उल्टा. इवन एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी के बिगनिंग होते ही, स्टार्ट होते ही, द ज़ार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट. ज़ार जो थे, वहाँ के राजा थे रशिया के, वो पार्लियामेंट से बिल्कुल अपोजिट चलते थे. जबकि अदर यूरोपियन रूलर्स जो थे वो पार्लियामेंट के साथ चलते थे. Liberals in Russia campaigned to end the state of affairs. और रशिया के जो लिबरल्स थे उन्होंने कंपेन चलाई थी कि अब ये स्टेट ऑफ अफेयर्स का ख़त्म हो जाए, ठीक है, एंड हो जाए. और साथ में किसके साथ मिलके उन्होंने सोशल डेमोक्रेट और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज़, उन दोनों के साथ मिलके उन्होंने पीजेंट्स और वर्कर्स, मतलब मज़दूरों और किसानों के लिए पूरे रिवॉल्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी थी और उनको सपोर्ट किया था. दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट इन पोलैंड फॉर इंस्टेंस. मतलब कि नेशनलिस्ट जो थे पूरे एम्पायर में, उन्होंने उनको सपोर्ट किया था, सोशल डेमोक्रेट और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज़ को. और किसने सपोर्ट किया था? मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ बाय जदीदिस्ट. तो जदीदिस्ट जो भी थे उन लोगों ने, और नेशनलिस्ट, उन लोगों ने सपोर्ट किया था उस कैंपेन को, जो चाहते थे मॉडर्नाइज्ड इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटीज़. अपनी सोसाइटी को चलाने के लिए जदीदिस्ट जो थे वो मॉडर्नाइज्ड इस्लाम चाहते थे. कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लाम के न्यू रूल्स चाहते थे, अपने डिमांड्स थे उनके. The year 1904 was a particularly bad one for Russian workers. रशियन मज़दूरों के लिए जो ईयर था 1904 वो बहुत ज़्यादा ख़राब ईयर था. प्राइसेस जो थी एसेंशियल गुड्स की वो बहुत बढ़ गई थी और इस वजह से उनकी जो रियल वेजेस थी वो 20% से कम हो गई थी. रियल वेजेस क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जितने उनकी वेजेस में पहले एसेंशियल गुड्स आते थे, अब उनकी जो वेजेस थी, गुड्स की प्राइसेस इतनी बढ़ गई थी कि उनके 20% गुड्स नहीं आ पाते थे उतनी ही वेजेस में, ठीक है. तो रियल वेजेस जो थी उनकी डिक्लाइन हो गई थी. द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन. अब वर्कर एसोसिएशन की जो मेंबरशिप्स थी वो ड्रामेटिकली बढ़ती जा रही थी. क्यों बढ़ती जा रही थी? क्योंकि ऐसे एसोसिएशन जो वर्कर्स के लिए काम करते हैं, तो जितने भी मज़दूर थे वो अपनी डिमांड्स लेके उन एसोसिएशंस का मेंबर्स बन रहे थे. जब असेंबली के 4 मेंबर्स, रशियन वर्कर के असेंबली के 4 मेंबर्स जो थे, रशियन असेंबली जो कि 1904 में बनी थी, ठीक है, तो उनके 4 मेंबर्स को डिसमिस कर दिया था पुतिलोव आयरन वर्क्स में से. तो इस कंपनी में से, इस इंडस्ट्री में से, आयरन इंडस्ट्री थी, उसमें से जब इन 4 असेंबली के 4 मेंबर्स को डिसमिस कर दिया था तो इंडस्ट्रियल एक्शन के लिए एक कॉल हुआ. मतलब कि लोगों ने उनके लिए स्टैंड लिया. Over the next few days, over 110,000 workers in St. Petersburg went on strike demanding a reduction in working day to 8 hours, an increase in wages and improvement in working conditions. और कुछ ही दिनों में, उनके डिसमिस होने के कुछ ही दिनों बाद 1,10,000 वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी, हड़ताल कर दी थी. और उनकी डिमांड्स क्या थी? कि वर्किंग डे जो था उनका कम कर दिया जाए, 8 घंटे का दिन कर दिया जाए जिसमें उनको काम करना है, उनकी वेजेस, मजदूरी इंक्रीज़ कर दी जाए, और उनके वर्किंग कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट चाहते थे वो लोग. When the procession of workers led by Father Capon,
रिच द विंटर पैलेस। जो वर्कर्स का प्रोसेशन था, मतलब जो वो हड़ताल कर रहे थे, तो उसके लिए जो उनका प्रोसेशन, वो हड़ताल पे स्ट्राइक पे बैठे बैठे जो प्रोसेशन निकाल रहे थे, तो फादर गैपन ने उनको लीड किया था। और जब वो विंटर पैलेस पहुंचा तो उस पर पुलिस और कॉसेक्स ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 वाउंडेड। मतलब कि 100 वर्कर्स मारे जा चुके थे उस अटैक में, जबकि 300 घायल थे। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, इस इंसिडेंट को नाम दिया उन्होंने ब्लडी संडे। और वहीं से इवेंट्स की सीरीज स्टार्ट हुई जिसको नाम दिया जाता है 1905 रिवॉल्यूशन। तो 1905 रिवॉल्यूशन का फर्स्ट इवेंट था ये वर्कर्स का, जो 1904 में स्ट्राइक थी और उसमें जब उनको अटैक कर दिया था पुलिस ने और कॉसिक्स ने। ओके, स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री। पूरी कंट्री में स्ट्राइक्स, हड़तालें होने लगी, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई और स्टूडेंट जो थे उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में से निकलना स्टार्ट कर दिया। और वो कंप्लेन किसके लिए कर रहे थे कि सिविल लिबर्टीज़, उनकी जो सिटीज़न की लिबर्टीज़, फ्रीडम था, उसके लिए कंप्लेन कर रहे थे। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जितने भी मिडिल क्लास वर्कर्स थे उन्होंने अपना यूनियन ऑफ यूनियंस बना लिया और वो अपनी एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहते थे, वो उनकी डिमांड थी। ठीक है, तो अब वर्कर्स और लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मिडिल क्लास वर्कर्स, इन सब ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी, तो ड्यूरिंग 1905 रिवॉल्यूशन के टाइम पे ज़ार ने एक ऐसी कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को क्रिएट करने के लिए परमिशन दे दी और उसका नाम रखा ड्यूमा। For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers. उस टाइम पे, रिवॉल्यूशन के टाइम पे, बहुत ज़्यादा नंबर्स में ट्रेड यूनियंस बने हुए थे, मतलब वर्कर्स के बहुत सारे यूनियंस बने हुए थे, फैक्ट्री वर्कर्स के बहुत सारे ग्रुप बने हुए थे। 1905 के बाद कमिटीज़ और यूनियंस ने अनऑफिशियली वर्क करना स्टार्ट कर दिया, सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। जब तक उनको, क्योंकि उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, तो वो लोग अनऑफिशियली काम करते थे। ठीक है, सिवियर रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन एन पॉलिटिकल एक्टिविटी, और उनकी कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी पे रिस्ट्रिक्शंस, ज़ार रूल चल रहा था, तो दैट इज़ वाई ज़ार ने उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। द ज़ार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज़। 75 डेज़ में उन्होंने पहली जो ड्यूमा बनी थी उसको ही डिसमिस कर दिया था। एंड द री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ्स, और अगले जो सेकेंड ड्यूमा बनी थी उसको 3 मंथ्स में डिसमिस कर दिया था। He did not want any questioning of his authority or any reduction in power. वो नहीं चाहते थे कि कोई उनकी अथॉरिटी पे क्वेश्चन करे, कोई सवाल उठाए या उनकी पावर किसी भी तरीके से कम हो। He changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians. सो ज़ार के अपोजिशन में कौन थे? लिबरल्स थे। ठीक है, तो ड्यूमा में उन्होंने क्या किया, लॉज को चेंज करके थर्ड ड्यूमा में कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को पैक कर दिया, मतलब कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस की ड्यूमा बना दी ताकि वो उनका सपोर्ट करें। लिबरल्स एंड रिवॉल्यूशनरीज वर केप्ट आउट, और जिन लोगों ने मिलके रिवॉल्यूशनरीज, डेमोक्रेट्स ने मिलके वो बनाई थी ड्यूमा, डिमांड करी थी, उनको ही बाहर रख दिया। ठीक है, ड्यूमा से। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था और रशियन एम्पायर में क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वो पढ़ेंगे हम। इन 1914 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस। 1914 में दो यूरोपियन अलायंसेस के बीच में, मतलब दो ग्रुप्स के बीच में वॉर हुआ था। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, द सेंट्रल पावर्स। और दूसरे ग्रुप में थे फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, और इनके साथ लेटर इटली और रोमेनिया भी ऐड हो गए थे। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर, और ये सारी कंट्रीज़ जो हैं इनके एम्पायर्स बहुत बड़े बड़े हैं, ग्लोबल एम्पायर हैं। एंड द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड द यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। यूरोप के अंदर भी और यूरोप के आउटसाइड एरियाज़ में भी ये वॉर कंटिन्यू हुआ था। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नाम से जाना जाता है। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रेलीड अराउंड Tsar Nicholas II.
इनिशियली रशिया में वॉर पॉपुलर था बहुत, और लोग ज़ार निकोलस को सपोर्ट कर रहे थे। ज़ार निकोलस सेकंड के आसपास रैलीज, उनके लिए रैलीज कंडक्ट करते थे। As the war continued, though the Tsar refused to consult the main parties in Duma, और जैसे ही वार कंटिन्यू था, मतलब युद्ध चल ही रहा था, और युद्ध के चलते ज़ार ने क्या किया था कि ड्यूमा की जो मेन पार्टीज़ थी, जो उन्होंने कंजर्वेटिव्स को रखा था वहाँ पे, तो उनसे भी उन्होंने कंसल्ट लेना बंद कर दिया। सपोर्ट वॉर थिन, और उसकी वजह से उनका जो सपोर्ट था उन पार्टीज़ का, उनको सार को, वो कम हो गया। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, और एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स बढ़ते गए मतलब कि अब जर्मन के अपोजिशन में लोग आने लगे। एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग अ जर्मन नेम एज पेट्रोग्राड। और जैसे जर्मन के अपोजिशन में लोग आते गए, तो सेंट पीटर्सबर्ग जो कि एक जर्मन नाम था, तो उसको चेंज करके पेट्रोगार्ड कर दिया गया था, पेट्रोग्रेड। ठीक है। द ज़ारियाना, ज़ारियाना कौन थी? अलेक्जेंडर ज़ारियाना थी ज़ार की वाइफ। तो ज़ारियाना जो थी अलेक्जेंड्रास जर्मन ओरिजिन्स एंड पुअर एडवाइजर्स, मतलब कि उनकी ओरिजिन जर्मन होने की वजह से, ज़रीना की ओरिजिन मतलब कि वो जर्मन की तरफ से थी, और पुअर एडवाइज़र्स की वजह से, उनके जो एडवाइज़र्स थे जो उनको हर काम के लिए एडवाइस करते थे, उनकी वजह से जो जर्मन के अपोजिशन में लोग थे वो ज़्यादा अपोजिशन में आते गए। स्पेशली अ मॉन्क कॉल्ड रास्पुतिन। तो रास्पुतिन भी कौन? उनका पुअर एडवाइज़र्स था। मॉन्क मतलब कि एक संत। मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर, और ये जो ज़ार की ऑटोक्रेसी चली आ रही थी उसको अनपॉपुलर बना दिया इन दो रीजंस ने। किसने? क्योंकि ज़ार की जो वाइफ थी वो जर्मन से थी, और सेकंड उनके जो एडवाइज़र्स थे, उनकी जो एडवाइसेस होती थी वो बहुत पुअर होती थी, अच्छी एडवाइसेस नहीं देते थे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन वेस्टर्न फ्रंट। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था ईस्ट साइड में जो ज़्यादा था, और वेस्ट साइड में उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। वेस्ट में आर्मीज ट्रेंचेस जो थे ईस्टर्न फ्रांस में, वहाँ तक लड़ रही थी। इन द ईस्ट में आर्मीज मूव्ड अ गुड डील। ईस्ट में अच्छी तरीके से आर्मीज लड़ रही थी। एंड फॉट बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज़, और बैटल्स लड़े जा रही थी, और जितना भी एरिया था वो अपने हाथ में करते जा रही थी। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग, और जिनकी हार हुई वो बहुत शॉकिंग था। Russia's armies lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जो रशिया की आर्मी लड़ रही थी वो 1914 और 1916 के बीच में हार गई थी बहुत बुरी तरीके से। There were over 7 million casualties by 1917। 7 मिलियन लोग उस टाइम पे 1917 तक मर चुके थे। As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land। अब देखो, जैसे ही रशियन आर्मी जो थी रिट्रीट मतलब कि वो अपने पैर पीछे हटा रही थी, वैसे ही उन्होंने क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया था, ताकि जो एनिमी है वो जहाँ पर हैं उससे आगे ना आ पाए। The destruction of crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia। और ये जो क्रॉप्स और बिल्डिंग्स का डिस्ट्रक्शन था, इसमें भी उनके 3 मिलियन लोग रशिया में मारे गए थे। द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द सार। और ये जो सिचुएशन थी इसकी वजह से गवर्नमेंट और सार के बिल्कुल अगेंस्ट हो गए थे लोग। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। और सोल्जर्स नहीं चाहते थे कि वो इस वॉर को कंटिन्यू करें। द वॉर ऑल्सो हैड अ सिवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री पे भी वॉर का बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ा था। रशिया की खुद की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो अब नंबर में बहुत कम हो चुकी थी, और जो पूरी कंट्री थी वो इंडस्ट्रियल गुड्स के सप्लायर से पूरी कट ऑफ हो चुकी थी बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी के जो जर्मन कंट्रोल में जितने भी इंडस्ट्रीज़ थी वो सारे सप्लायर से कट ऑफ हो चुकी थी। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। जितनी भी पूरे यूरोप में रशिया में जितना ज़्यादा कमी हुई थी, कटौती हुई थी, उससे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं हुई थी।
By 1916, railway lines began to break down. 1916 से रेलवे लाइंस भी टूटने लगी थी. एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर. और जितने भी जितने भी हष्ट पुष्ट लोग थे उनको वॉर के लिए बुलाया जाने लगा. एज अ रिज़ल्ट, और उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि देयर वर लेबर शॉर्टेजेस एंड स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वर शट डाउन. तो जितने भी अच्छे लोग थे बाय हेल्थ, उन लोगों को वॉर के लिए बुलाया जाने लगा. तो उसके रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग जितने भी मज़दूर थे और स्मॉल वर्कशॉप में जो लोग काम करते थे, तो वो उसकी वजह से जो एसेंशियल्स वो लोग प्रोड्यूस करते थे, वो एसेंशियल्स का प्रोडक्शन बंद होने लगा. लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी. बहुत ज़्यादा अनाज आर्मी के लिए ही सिर्फ भेजा जाने लगा, सप्लाई होने लगा. फॉर द पीपल इन द सिटीज़, और सिटीज़ में जितने भी लोग थे उनके लिए ब्रेड एंड फ्लोर बिकम स्कैर्स, मतलब कि ब्रेड और फ्लोर की कमी आने लगी. और 1916 के विंटर के आते आते ब्रेड शॉप्स में जो दंगे होने लगे थे. ठीक है. So this was all about World War First. You have to write the effects of World War First and the situations in your notebook and write it notes compulsorily. So keep studying.